गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान सीकर राजस्थान DLED द्वितीय वर्ष कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए यूनिट 4 का आज हम आपको अध्ययन कराएंगे। ये हमारा टॉपिक है बीजगणित तथा बीजगणितीय चिंतन। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा बीजगणित है क्या चीज़। तो बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें अक्षरों का प्रयोग किया जाता है और अक्षरों से नियमों व सूत्रों को ज्ञात करते हैं। ये अक्षर अज्ञात राशियों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं जिनके माध्यम से हम दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करते हैं। बीजगणितीय चिंतन 7 + 8 = 15 दिया है। 8 - 3 = 5 है। इस प्रकार के वाक्यों के बीच बराबर का चिन्ह होता है जिसे हम समता कहते हैं, जिसमें बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होता है। जैसे चर क्या है? चर वह संख्या जिसके स्थान पर हम अन्य संख्याएं लिखते हैं, जिसे ए से लेकर के जेड तक अक्षरों से दर्शाते हैं। x + 8 = 13, a - 5 = 9। ठीक बच्चों। नेक्स्ट, क्षेत्रफल और सूत्र। क्षेत्रफल और सूत्र क्या है? यदि एक वर्ग की भुजा को L से व्यक्त करें तो वर्ग का क्षेत्रफल L² होगा और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? यदि आयत की लंबाई L हो और चौड़ाई B हो तो L × B = LB के बराबर होगी। संख्याएं प्रतिरूपों के लिए नियम। यदि किसी प्राकृतिक संख्या को n से व्यक्त करें तो इसका पूर्ववर्ती संख्या n-1 होती है। यहाँ पर मान लो प्राकृतिक संख्या 12 है तो इसका पूर्ववर्ती 12 - 1 = 11 हो जाएगा। यदि किसी प्राकृतिक संख्या को n से व्यक्त करें तो सम संख्या 2n के बराबर होगी और विषम संख्या 2n + 1 के बराबर होगी। यहाँ कुछ आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, तीली के माध्यम से बनी हुई हैं। माचिस की तीलियों। पहला वर्ग में 4 तीलियों की आवश्यकता है, दूसरे आकृति में 2 वर्ग हैं, 7 तीलियों की आवश्यकता है, तीसरी आकृति में 3 वर्ग हैं, 10 तीलियों की आवश्यकता है। यदि आकारों की संख्या n हो तो उन्हें बनाने के लिए आवश्यक रेखा खंडों की संख्या 3n + 1 होगी। अमूर्त सोच का विकास। 10 या 11 वर्ष की उम्र में कोई बालिका सबसे पहले अमूर्त धारणा का सामना करती है और उसी उम्र में बालिका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, उदाहरण। जब कोई शिशु बार बार चीखती है तो कोई न कोई तो ध्यान देता है, तो इसी कारण अमूर्त सोच का विकास होता है। बीजगणितीय विषय वस्तु। अगला टॉपिक है बीजगणितीय विषय वस्तु। क्या है? बीजगणितीय विषय वस्तु में रैखिक समीकरण। सरल समीकरण क्या होता है कि ऐसे समीकरणों को हल करते समय चर वाले पदों को समीकरण को एक और एवं संख्यात्मक पद अचर दूसरी ओर रखते हैं। पक्षांतर में प्लस वाले पद माइनस हो जाते हैं और माइनस वाले पद प्लस में बदल जाते हैं। गणितीय नियमों के अनुसार उनकी संक्रिया पूर्ण करते हैं। अंत में फिर चर के गुणांकों को दूसरी ओर नियमानुसार पक्षांतर कर चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। उदाहरण। 3x = 12 हो तो x का मान क्या होगा? तो 3x = 12, तो x = 12/3, तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। x का मान 4 आ गया। कितना आ गया? 4। नंबर सेकंड। 2 अंकों का योग 20 है, उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरा अंक ज्ञात करो। माना कि दूसरा अंक x है। 5 + x = 20, तो x = 20 - 5 = कितना आ गया? 15 आ गया। कितना आ गया? 15 आ गया। नेक्स्ट, एकपद समीकरण एवं उनके हल। एकपद समीकरण और उनके हल क्या हैं? एक चर वाले एक रैखिक समीकरण से चर का मान ज्ञात किया जा सकता है। एक चर वाले एक रैखिक समीकरण से चर का मान ज्ञात किया जा सकता है, किंतु 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण से दोनों चरों के मान ज्ञात नहीं किए जा सकते। अतः 2 चर वाले रैखिक समीकरण की सहायता से ही उन 2 चरों का मान ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या है? इस विधि में 2 एकपद समीकरणों में से एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर दूसरे समीकरण में रखकर एक चर वाले समीकरण में बदल लेते हैं। उसके बाद उस चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। एक चर का मान दिए गए समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं। अब यहाँ उदाहरण के से हम समझा रहे हैं। 2x - y = 7 है, 2x + 3y = 19 है। 2x - y = 7, 2x + 3y = 19, तो समीकरण 1 से
2x माइनस वाई इक्वल टू 7, तो माइनस वाई इक्वल टू 7 माइनस 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया तो 7 माइनस 2x हो गया। तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, मतलब 2 में y का मान रख दो, तो 2x प्लस 3 ब्रैकेट में 2x माइनस 7 ये y का मान हो गया इज इक्वल टू 19। 2x प्लस 3 6y माइनस 20 इज इक्वल टू 19। तो 8x 2x प्लस 6x 8x हो गया। 19 प्लस 21 कितना हो गया, x का मान 40 हो गया। तो x इज इक्वल टू 14/8 होगा। कितना हो गया 8, 14/8। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। x का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगला। फिर x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो x का मान समीकरण थर्ड में रखोगे तो क्या आ गया y इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 7। 5 कहाँ से आ गया, x का मान रखा तो 10 हो गया। 2 इंटू 5 10 माइनस 7 कितना आ गया 3 आ गया। अब जो x का मान कितना आ गया 3 आ गया, वो y का मान 3 आ गया। तो x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 3, ये यहाँ से आपका मान ज्ञात तो हो गया। ठीक है, x का मान 5 होता है तो y का मान 3 होगा, ये आंसर है। अब आता है विलोपन विधि। उस विधि में दोनों समीकरणों में से यह देखना होता है कि दोनों चरों में से किस चर को पहले विलोपन करना है, मतलब हटाना है, कैंसिल करना है। जिस चर को पहले हटाना है उसके गुणांकों को की अदला बदली करते गुणा कर लेते हैं। उसके बाद यदि उनके चिन्ह प्लस प्लस हैं तो दोनों समीकरणों को घटाते हैं। यदि एक प्लस है दूसरा माइनस है तो हम ऐसे समीकरणों को जोड़ते हैं, जिससे एक चर वाला समीकरण प्राप्त होता है। और इसको हल कर इस चर का मान हम एवं उसका मान किसी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 है, इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, इक्वेशन सेकंड है। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। फर्स्ट में तो 2 का मल्टीपल कर दिया इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में थर्ड का कर दिया। तो ये हो गया 6x प्लस 4y इक्वल टू 22 और 6x प्लस 9y इक्वल टू 12। समीकरण थर्ड से समीकरण फोर्थ को घटाया तो ये x से x इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। कितना आ गया y इक्वल टू माइनस 2 हो गया। अब समीकरण 1 में अब क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में y का मान हम रखेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या 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 होगा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर 3x प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 11, 3x माइनस 4 इक्वल टू 11, 3x इक्वल टू 11 प्लस 4, क्योंकि माइनस का 4 बाएं पक्ष में तो दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 3x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15/3 इक्वल टू 5, x का मान कितना आ गया 5। तो x इक्वल टू 5, तो y का मान हम पहले निकाल चुके हैं, वो माइनस का 2 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया, x का मान 5 होगा और y का मान -2 होगा। अब आता है तीसरा पॉइंट है वज्रगुणन विधि। तो वज्रगुणन विधि में ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन हो गया और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 y इक्वल टू y अपॉन a1 माइनस a1 c2 माइनस a2 c1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो x का मान क्या आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 और y का मान आ गया a2 b1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका x और y का मान हम ऐसे ज्ञात करते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पर है, हमें एग्जाम्पल से समझा दूंगा आपको। 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 इक्वल टू 0, 7x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 प्लस 16 इक्वल टू 0, 5x प्लस 2y प्लस 16 इक्वल टू 0, 7x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0।
A1 का मान 5, B1 का 2, C1 का 16, A2 का मान 7, B2 का मान 4 माइनस और C2 का मान 2। अब x का मान जो दिया था उसमें हमने वैल्यू पुट कर ली, तो ये x और y की जो अपन पहले हम बता चुके हैं फॉर्मूले में, उसकी यहाँ पर वैल्यू पुट की है A1 B1 C1 A2 B2 C2 जो फॉर्मूले में पुट कर दी। तो x अपॉन ये 4 + 64 हो गया, y अपॉन 10 माइनस 112 हो गया, 1 अपॉन माइनस 20 माइनस 14 हो गया। तो x अपॉन 68 हो गया, y अपॉन माइनस 102 हो गया और इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 34 हो गया। और x का मान हमने ज्ञात करने के लिए माइनस ये 68 माइनस 34, तो ये आ गया माइनस का 2 आ गया। कितना आ गया? x का मान -2। सिमिलरली इसी प्रकार y इक्वल टू क्या है यहाँ पर 102 अपॉन माइनस 34, तो ये आपका 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, y इक्वल टू -3। तो x का मान -2 और y का मान कितना आ गया? -3। ये आपका x और y का मान ज्ञात हो गए और ये आपकी वज्र गुणन विधि कंप्लीट हो गई, पूर्ण हो गई।